यूनिकॉर्न्स। ड्रैगन के साथ यूनिकॉर्न शायद सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध जानवर है, खासकर पश्चिमी गोलार्ध में। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि मध्ययुगीन ईसाइयों ने यूनिकॉर्न को अपनाया और अपने धर्म में फिट होने के लिए इसके प्रतीकात्मक अर्थों को बदल दिया। उनके लिए ये उनके मसीह का प्रतीक बन गया, कुछ ऐसा जो यूनिकॉर्न मूल रूप से कभी नहीं था। उन्होंने ड्रैगन को अपने शैतान का प्रतीक बना दिया। यूनिकॉर्न के प्रति आकर्षण आज भी जारी है। उदाहरण के लिए, पीटर बीगियल की एक किताब पर आधारित एनिमेटेड फिल्म द लास्ट यूनिकॉर्न आज भी लोकप्रिय है। यूनिकॉर्न की मूर्तियां और तस्वीरें उपहार की दुकानों में आसानी से उपलब्ध हैं। यूनिकॉर्न के बारे में बहुत सारी किताबें हैं। यूनिकॉर्न अन्य शानदार जानवरों के साथ कई रोल प्लेइंग गेम्स में भी पाया जा सकता है। यूनिकॉर्न उन कुछ शानदार पौराणिक जानवरों में से एक है जिनका आकार हमारे मानवीय दृष्टिकोण से यथार्थवादी माना जाता है। दूसरे शब्दों में, हम यूनिकॉर्न को एक ऐसे प्राणी के रूप में कल्पना करने में सक्षम हैं जिससे हम संभवतः मिल सकते हैं। कुछ लोग यूनिकॉर्न को देखना और अपनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक प्राचीन मामूली शल्य चिकित्सा पद्धति का सहारा लिया है, जिसके द्वारा वे सचमुच दो सींग वाले बकरियों और मवेशियों को एक सींग वाले प्राणियों में बदल देते हैं। ये यूनिकॉर्न सच्चे यूनिकॉर्न नहीं हैं। मध्य एशिया के कुछ प्राचीन घोड़ा कबीले यूनिकॉर्न और उसके जादुई प्रभाव और शक्ति में इतना दृढ़ विश्वास रखते थे कि वे अपने घोड़ों पर चमड़े के सिर के टुकड़े लगाते थे जिन पर कृत्रिम सींग लगा होता था। साइबेरियाई दफन स्थलों में इन पहने हुए घोड़ों की खोपड़ियां मिली हैं। कुछ शुरुआती यूरोपीय घोड़े कवच में भी सिर के टुकड़े के माथे पर सींग होता है। एक सच्चे यूनिकॉर्न का वर्णन खोजने के लिए हमें प्राचीन इतिहास, लेखन और पौराणिक कथाओं में बहुत पीछे जाना होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो हम पाते हैं कि यूनिकॉर्न का वर्णन और आकार उस संस्कृति और भूमि के अनुसार भिन्न होता है जहां ये दिखाई दिया, ठीक वैसे ही जैसे महाद्वीप से महाद्वीप तक अन्य जानवरों में अंतर होता है। कई इतिहासकारों का दावा है कि प्राचीन लोग गजेल जैसे यूनिकॉर्न और गैंडे या प्राचीन चित्रों में देखे जाने वाले मृग के बीच अंतर नहीं जानते थे। वे इस तथ्य को पूरी तरह से अनदेखा करते हैं कि प्राचीन लोगों के पास मृग, गैंडे और यूनिकॉर्न के लिए अलग अलग नाम थे। यूनिकॉर्न शब्द का शाब्दिक अर्थ है एक सींग वाला, और ये दो लैटिन शब्दों यूनस एक और कॉनु सींग से आया है। इस प्रकार यूनिकॉर्न एक अनोखा प्राणी है जिसके माथे के बीच में केवल एक प्राकृतिक सींग होता है। यूनिकॉर्न ऐसा जानवर नहीं है जिसका एक सींग टूट गया हो या गैंडा जिसके लंबे चेहरे के अंत में एक सींग होता है। यह ऐसा प्राणी नहीं है जिसे शल्य चिकित्सा द्वारा बदल दिया गया हो ताकि उसके दोनों प्राकृतिक सींग उसके माथे के बीच में एक साथ उगाए हों। यूनिकॉर्न एक विशिष्ट प्रजाति का प्राणी है जिसके पास केवल एक प्राकृतिक सींग होता है, एक ऐसा प्राणी जिसे कभी भी मनुष्यों द्वारा पालतू नहीं बनाया गया, नहीं पाला गया, नहीं पाला गया। इस जीव को चीन, मंगोलिया, मध्य पूर्व, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, भारत, जापान, यूरोप, फ्लोरिडा, कनाडा की सीमा के साथ साथ दुनिया भर के कई अन्य स्थानों पर चित्रित और देखा गया है। उनका वितरण उत्तरी गोलार्ध तक ही सीमित प्रतीत होता है। प्लिनी ने लिखा कि यूनिकॉर्न भारत में रहता था, जबकि हेरोडोटस ने कहा कि यह लीबिया में मौजूद था। इथियोपियाई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने ऊपरी नील क्षेत्र में यूनिकॉर्न को देखा है। तिब्बतियों ने अपने क्षेत्र में यूनिकॉर्न के बारे में लिखा है और अरब इस जानवर को अच्छी तरह से जानते थे। ग्रीक और रोमन कला में देवी आर्टेमिस डायना को अक्सर 8 यूनिकॉर्न द्वारा खींचे जाने वाले रथ में दिखाया जाता था। चंद्रमा देवियों के साथ यह संबंध कला में सुमेरो सेमिटिक सभ्यताओं के समय से ही देखा जाता रहा है। इस जानवर के यूरोपीय संस्करण के बारे में कहा जाता था कि इसका सिर और शरीर घोड़े का है, पिछले पैर मृग या हिरन के हैं, मूंछें बकरी की हैं, शेर की पूंछ और माथे के बीच में एक लंबा सर्पिल सींग। कुछ लेखकों ने कहा कि सींग सर्पिल के बजाय सीधा था। वर्टोमेनस, अल्बर्ट्स मैग्नस और स्ट्रबोल ने लिखा कि इसमें बकरी की तरह 2 खुर थे, जबकि कुछ मध्ययुगीन चित्रों में इसे अपने आगे के पैरों पर फटे खुरों के साथ दिखाया गया है, लेकिन इसके पिछले पैरों पर ठोस खुर हैं। मध्ययुगीन लेखकों ने यूनिकॉर्न का विस्तृत विवरण दिया, जो बाद में हेरल्ड्री में यूनिकॉर्न के चित्रण में अपना रास्ता खोज लिया।
कई लेखकों ने यूरोपीय यूनिकॉर्न के रंग के बारे में मतभेद व्यक्त किए हैं। अधिकांश ने कहा कि यह शुद्ध सफेद था, जबकि अन्य ने भारत के एक विवरण को स्वीकार करते हुए कहा कि इसका शरीर सफेद, सिर लाल और आंखें नीली थीं। यूरोपियन यूनिकॉर्न यूरोप के समशीतोष्ण जंगलों में रहता था और इतना तेज था कि कोई भी शिकारी उसे पकड़ नहीं सकता था। यह आम तौर पर अकेला रहता था, नर और मादा केवल संभोग के लिए एक साथ आते थे। सींग के बिना पैदा हुआ ये बच्चा अपनी मां के साथ तब तक रहता था जब तक उसका सींग पूरी लंबाई का नहीं हो जाता। हालांकि आमतौर पर एक सौम्य प्राणी, एक यूनिकॉर्न अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए अपने तीखे सींग का इस्तेमाल करता था। यूरोपीय लेखक सींग के रंग पर असहमत थे। 16वीं शताब्दी से पहले उन्होंने घोषणा की कि असली सींग पूरी तरह से काला होता है। बाद में इसे सफेद या पुराने हाथीदांत के रंग का कहा जाने लगा। थॉमस फुलर ने यह विचार सामने रखा कि रंग में अंतर उम्र के हिसाब से हो सकता है। युवा यूनिकॉर्न पर सफेद, कम से कम 100 साल की उम्र में हाथीदांत और अधिक उम्र में काला। उस समय के अन्य प्रकृतिवादियों ने लिखा कि असली सींग अंदर से सफेद और बाहर से काला, छाल जैसा होता है। हालांकि कुछ लेखकों ने सीधे यूनिकॉर्न सींगों का उल्लेख किया है, लेकिन अधिकांश ने उन्हें सर्पिल, मुड़े हुए या धारीदार कहा है। यहाँ तक कि प्राचीन परसेपोलिस के बेस रिलीफ में दिखाए गए यूनिकॉर्न के सींग भी मुड़े हुए हैं। अरब लेखक अल-काज़ुविन ने इसकी पुष्टि की है। आलोचक अक्सर तर्क देते हैं कि यूनिकॉर्न के प्राचीन चित्रण में एक सींग को बाहर निकालकर बगल से देखने पर 2 सींग वाले जानवर को दिखाया जाता है। हालांकि रॉबर्ट ब्राउन ने पाया कि प्राचीन लोगों ने 2 सींग वाले जानवरों को दाईं ओर देखते हुए दर्शाया था, जबकि एक सींग वाले यूनिकॉर्न को हमेशा बाईं ओर देखते हुए दिखाया जाता था। हेरल्ड्री में इस मुद्रा को रेग्रेंट के रूप में जाना जाता है। यूरोपीय कहानियों में यूनिकॉर्न के शिकार के कई किस्से मिलते हैं। उनके सींग, जिन्हें विष का पता लगाने और उसका प्रतिकारक माना जाता था। सींग, जिसे कभी कभी एलिकॉर्न भी कहा जाता है, पानी को शुद्ध भी करता था। कीचड़ भरे पानी के कुंड में डुबोने पर पानी साफ हो जाता था। कोई भी व्यक्ति जो यूनिकॉर्न के सींग से पानी पीता था, उसका जीवन भर स्वास्थ्य अच्छा रहता था, साथ ही उसे जहर भी नहीं दिया जाता था। समानताओं के कारण प्राचीन शासकों ने यूनिकॉर्न के सींगों के लिए बहुत ज्यादा पैसे दिए। 18वीं शताब्दी तक यूनिकॉर्न का सींग औषधालय में एक जरूरी वस्तु बन गया था। चूर्ण वाले सींग सोने के वजन से 10 गुना ज्यादा कीमती होते थे, जबकि पूरा सींग लगभग बेशुमार कीमत का होता था। वेनिस के सेंट मार्क चर्च में अभी भी 2 यूनिकॉर्न सींग हैं, जो बार बार खुरचने की वजह से अब बहुत पतले हो गए हैं। दूसरा सेंट डेनिस के फ्रांच कैथेड्रल में एक अंधेरे तहखाने में रखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि यह इतना शक्तिशाली है कि जिस पानी में सींग को डुबोया जाता है, वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। चारोज़ाई के खजाने की सूची में एक यूनिकॉर्न सींग सूचीबद्ध किया गया था। ऐसा ही एक और सींग एक बार विंडसर कैसल में रखा गया था, जहां इसे एलिजाबेथ आई के दरबार में आने वाले यात्री देख सकते थे। उस समय इसका मूल्य 100,000 पाउंड था। चूंकि यूनिकॉर्न के सींग बहुत ज्यादा कीमत पर बिकते थे, इसलिए अक्सर नकली सींग भी बाजार में मिलते थे। असली और नकली सींगों में फर्क करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक विधि थी सींग के चारों ओर जमीन पर एक घेरा बनाना और फिर उस घेरे के अंदर बिच्छू, मकड़ी या छिपकली रखना। असली यूनिकॉर्न सींग उस जीव को भागने से रोकता था। फिजियोलॉग्स ग्रेकस का कहना है कि इस प्राणी ने मनुष्यों के प्रति दुर्भावना रखी और इसका कारण भी अच्छा था। हालांकि पश्चिमी लोगों का मानना था कि यूनिकॉर्न एक चंद्र प्राणी है जो सौम्य और बुद्धिमान है, फिर भी उन्होंने इसे बहुत दृढ़ संकल्प के साथ शिकार किया। उन्हें जल्द ही पता चला कि जाल, भाले और धनुष यूनिकॉर्न के शिकार के लिए बेकार थे। इसे फंसाने के लिए एक सुंदर युवा कुंवारी लड़की को चारा के रूप में रखा गया था। कहा जाता है कि यूनिकॉर्न स्वेच्छा से उसके पास आता था। जब वो उसका सिर अपनी गोद में रखती थी, तो शिकारी या तो जानवर को मार देते थे या उसका सींग काट देते थे। 416 बीसी में एक यूनानी चिकित्सक कटेसियस फारसी राजा डेरियस द्वितीय के दरबार में गया और 17 साल तक दरबारी चिकित्सक के रूप में रहा। जब वो ग्रीस लौटा
तो उसने स्थानीय कहानियों और भारत से आए आगंतुकों द्वारा बताई गई यूनिकॉर्न की कहानियों को रिकॉर्ड किया। इन यात्रियों ने भारतीय यूनिकॉर्न का वर्णन एक सफेद घोड़े के शरीर, गहरे लाल सिर और गहरे नीले रंग की आंखों के रूप में किया। उन्होंने अनुमान लगाया कि उसके माथे पर सींग लगभग 1.5 फुट लंबा होगा। ये सींग 3 रंगों वाला था, नीचे की तरफ लगभग 2 हाथ की लंबाई तक शुद्ध सफेद, बीच में काला और नुकीले सिरे पर चटकीला लाल। टखने की हड्डी बहुत भारी बताई जाती थी, शीशे की तरह, और हड्डी के आर पार सिनेबार का रंग। चूंकि कटेसियस ने फारस में 17 साल बिताए थे, इसलिए वह उस जंगली गधे से अच्छी तरह परिचित था जो उस क्षेत्र में जंगली था। बाद के आलोचकों की राय के बावजूद वह इस प्राणी और यूनिकॉर्न के बीच का अंतर जानता था। यात्री ने बताया कि सींग से धूल को छानकर उसे एक औषधि में बनाया जाता है जो घातक दवाओं के लिए मारक है, जबकि सींग से पीने से मिर्गी और जहर से प्रतिरक्षा मिलती है। 3वीं शताब्दी में प्रकृतिवादी एलियन ने भारत की यात्रा की और कटेसियस द्वारा वर्णित प्राणियों को देखा। हालांकि उन्होंने यूनिकॉर्न को लाल पीले बालों और एक प्राकृतिक मोड़ के साथ काले सींग के रूप में वर्णित किया। उन्होंने लिखा कि वहां के ब्राह्मण यूनिकॉर्न को काटाजोनन कहते थे और यह रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक अकेला जानवर था। वहां रहते हुए उन्होंने यूनिकॉर्न के सींग के औषधीय गुणों के बारे में भी सुना। भारतीयों ने कई बीमारियों और जहर से बचाव के लिए सींग से कप बनाए। उन्होंने बताया कि सींग के चारों ओर छल्ले बने हुए थे। एल्डर प्लिनी ने भारतीय यूनिकॉर्न का भी उल्लेख किया, जिसे उन्होंने मोनोसिरोस कहा। उन्होंने कहा कि भारतीय इस तेज, शक्तिशाली प्राणी का शिकार मुख्य रूप से इसके सींग के लिए करते थे। प्लिनी का वर्णन सीटिसियास द्वारा दिए गए वर्णन के समान है, सिवाय इसके कि सीटिसियास ने कहा कि सींग पूरी तरह से काला था। बाद के लेखकों ने ये कहने की कोशिश की कि यह मोनोसिरोस केवल एक गैंडा था, लेकिन यह विश्वास करना मुश्किल है कि कोई एक को दूसरे के लिए गलत मान सकता है। ग्रीक अरस्तु ने लिखा कि वो कई अलग अलग प्रकार के यूनिकॉर्न को जानता था। उसने इन्हें 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया, वे जिनके खुर 2 भागों में बंटे हुए थे, जैसे ओरिक्स, और वे जिनके खुर ठोस थे, जैसे भारतीय गधा। यूरोपियन यूनिकॉर्न की शुरुआती रिपोर्ट जूलियस सीजर से मिली थी, जब वह जर्मनी के हजीनियन जंगल में अभियान चला रहे थे। अपने गैलिक वाज में उन्होंने इस प्राणी का वर्णन एक हिरन के आकार के रूप में किया है, जो एक बैल के आकार का है, जिसके कानों के बीच एक ही सींग है। 1389 में जॉन ऑफ हेसे ने फिलिस्तीन का दौरा किया, जहां उन्होंने एक यूनिकॉर्न को पानी को शुद्ध करने के लिए नदी में अपना सींग डुबोते देखा। लगभग 1 सदी बाद फेलिक्स फेब्री ने माउंट सिनाई के पास एक और यूनिकॉर्न देखा। 1502 में लुइस वर्टोमेन नामक एक व्यक्ति ने मक्का के एक पार्क में कई यूनिकॉर्न देखे। वर्टोमेनस, जो 1503 में मक्का की यात्रा पर गया था, ने वहां के मंदिर में यूनिकॉर्न के बारे में लिखा। 6वीं शताब्दी में इथियोपिया के राजा के दरबार में कॉस्मास इंडिकोप्लुस्टेस ने यूनिकॉर्न की 4 कांस्य प्रतिमाएं देखीं और उन्हें बताया गया कि यह प्राणी अस्तित्व में है। 17वीं शताब्दी के पुर्तगाली मिशनरी जेरोनिमो लोबो ने इथियोपिया में कई यूनिकॉर्न देखे। हाल ही में चाल्डियों के ऊर में खुदाई से एक खूबसूरत महिला शौचालय बॉक्स का पता चला है। इस बॉक्स का ढक्कन सोने और लापिस लाजुली से बना हुआ था, जिसमें एक शेर को एक सींग वाले जानवर के साथ युद्ध करते हुए दिखाया गया है। ब्रिटिश संग्रहालय में असीरिया का एक शानदार आधार उद्घाटन चित्र है, जिसमें राजा असुरबनिपाल को यूनिकॉर्न का शिकार करते हुए दिखाया गया है। 11वीं या 12वीं सदी के एक अज्ञात चीनी यात्री द्वारा लिखे गए एक जीवित अभिलेख में तिब्बत में एक झील के पास बहुत सारे यूनिकॉर्न देखे जाने की बात कही गई है। 1820 के अंत में ब्रिटिश सेना में एक मेजर लेटा ने घर पर लिखा कि उसने तिब्बत में एक यूनिकॉर्न देखा था और इन जीवों को तसो-पो के नाम से जाना जाता था। चंगेज खान ने 1224 में हिंदुस्तान में माउंट जदानरिन की चोटी पर एक यूनिकॉर्न से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। उन्होंने इसकी उपस्थिति को इतना महत्वपूर्ण माना कि उन्होंने इस क्षेत्र पर विजय के लिए अपना अभियान समाप्त कर दिया। एल्ग्रोवेन्स ने पोलैंड में एक यूनिकॉर्न को देखने की बात कही है, जबकि जॉन्स्टन ने हिस्टोरिया नेचुरलिस में स्कैंडिनेविया के यूनिकॉर्न के बारे में लिखा है।
हालांकि यूनिकॉर्न के दर्शन केवल मध्य पूर्व या यूरोप तक ही सीमित नहीं हैं। फ्लोरिडा की खोज करते समय विजेताओं ने यूनिकॉर्न को देखा। 2 लोगों उनमें से एक सर जॉन हॉकिंस ने 16वीं शताब्दी में फ्लोरिडा में एक यूनिकॉर्न को देखने की सूचना दी। 100 साल बाद डॉक्टर ओल्फ्रेड डैपर ने मेन और कनाडाई सीमा पर कई यूनिकॉर्न के देखे जाने के बारे में लिखा। ये दृश्य हमेशा ग्रामीण इलाकों में होते थे। डॉक्टर डैपर ने जीवों का वर्णन घोड़ों के समान बताया, लेकिन फटे खुर, खुरदरे अयाल, माथे पर एक सींग और काली आंखों के साथ। लोगों को एक सींग वाले जीवों के कई उपहार दिए गए हैं, जो आमतौर पर प्राप्तकर्ता की शक्ति के संकेत के रूप में दिए जाते हैं। ग्रीक पेरिकल्स को उनके नेतृत्व के संकेत के रूप में एक सींग वाला मेढ़ा दिया गया था। 15वीं शताब्दी में एक इथियोपियाई राजा ने मक्का के सुल्तान को 2 यूनिकॉर्न भेजे थे और 17वीं शताब्दी में सैक्सोनी के इलेक्टर को एक यूनिकॉर्न का उपहार दिया गया था। मध्य युग के यूरोपीय लोगों का मानना था कि सींग की उपचारात्मक और सुरक्षात्मक शक्तियों के अलावा यूनिकॉर्न में एक और विशेषता थी। उन्होंने कहा कि सींग के आधार पर एक जादुई कार्बुनकल था, जिसे वे मानिक कहते थे। माना जाता है कि इस कार्बुनकल में शक्तिशाली गुण होते हैं जो जादू और उपचार दोनों में उपयोगी होते हैं, जिसमें प्लेग से सुरक्षा भी शामिल है। यूरोपीय कला में यूनिकॉर्न को बहुत विस्तार से चित्रित किया गया है। यूनिकॉर्न एपोथेकेरीज सोसाइटी के साथ साथ गोल्डस्मिथ के हथियारों का भी हिस्सा था। 1693 में ब्रिटिश शाही कोट ऑफ आर्म्स में एक पारंपरिक यूनिकॉर्न दिखाया गया था, जैसा कि फ्रांस में लगभग 1480 की लेडी और यूनिकॉर्न टेपेस्ट्री में था। यूनिकॉर्न को महाद्वीप और ब्रिटेन दोनों जगह वुडकैट्स, हेरल्ड्री और प्रबुद्ध पांडुलिपियों में दर्शाया गया है। हेरल्ड्री में यूनिकॉर्न इस्तेमाल किए जाने वाले सभी शानदार जीवों में सबसे सुंदर है। इस तरह की कला में इसे घोड़े के शरीर, सिर और अयाल, थोड़ी पर बकरी की दाढ़ी, हिरन के पैर और फटे खुर, शेर की पूंछ और माथे पर एक लंबा सर्पिल एकल सींग के साथ दर्शाया गया है। आमतौर पर यह सफेद रंग का होता है, जिसमें एक सुनहरा सींग, खुर, अयाल और पूंछ गुच्छे होते हैं। यूनिकॉर्न का प्रतीकवाद उस संस्कृति और धर्म पर निर्भर करता है जो इसे परिभाषित करता है। ईसाइयों के लिए प्राणी का मतलब कौमार्या, पवित्रता और मासूमियत था। ये परिभाषाएं उनके भगवान और ईसस से संबंधित थीं। हालांकि ओरिएंट में यूनिकॉर्न सद्भावना, परोपकार, दीर्घायु और बुद्धिमान प्रशासन का प्रतीक था। यूनिकॉर्न मनुष्यों से दूर रहते हैं, सिवाय शुद्ध हृदय वाले लोगों के, लेकिन ये जीव एल्वेस फेरीज और ड्राइड्स जैसी मौलिक वन आत्माओं से संपर्क रखते हैं। अक्सर वे आयामी यात्राओं के लिए अस्थायी घोड़े बनने के लिए सहमत हो जाते हैं। वे इतने चुपचाप चलते हैं कि वे अक्सर उन्हें खोजने वालों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। मजबूत तात्विक शक्तियों वाले एक अदम्य प्राणी के रूप में यूनिकॉर्न सामान्य रूप से ये परिवर्तन का प्रतीक है। यह विनाश की शक्तियों के माध्यम से शुद्ध करता है। देवी के क्रोन पहलू की तरह यूनिकॉर्न फिर से बनाने के लिए नष्ट करता है। ये सुधार और नवीनीकरण के लिए टूट जाता है। हमें ये प्रक्रिया परेशान करने वाली, कठोर और यहाँ तक कि दर्दनाक भी लग सकती है, लेकिन पुराने चक्रों से छुटकारा पाना और नए के लिए तैयार होना आवश्यक है। यूनिकॉर्न परी लोगों के रास्ते की रक्षा करते हैं और यदि आप इस अनुभव के लिए तैयार हैं तो वे आपको वहां तक मार्गदर्शन कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक गुण, सकारात्मक, यूनिकॉर्न के साथ उचित तरीके से काम करने से आपकी नैतिकता, औचित्य की भावना और आध्यात्मिक विकास पर जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। यूनिकॉर्न उन लोगों की मदद नहीं करेंगे जो अपनी व्यक्तिगत नैतिकता को साफ करने में रुचि नहीं रखते हैं। यदि आपका जीवन औसत बारी बारी से अच्छा और बुरा रहा है, तो यूनिकॉर्न का दिखना आने वाले महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देगा। ये बदलाव सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, लेकिन इसका आपके जीवन जीने के तरीके पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। नकारात्मक, हर समय अत्यधिक रक्षात्मक होना, मौखिक या शारीरिक रूप से किसी पर भी हमला करना जिसे आप संभावित खतरा मानते हैं। जादुई गुण, सद्भावना, प्रसिद्धि, समृद्धि, सौम्यता, पवित्रता, मन की शक्ति, असीमित व्यक्तिगत शक्ति, सफलता के साथ संयुक्त ज्ञान के लिए व्यक्तिगत शक्ति का विकास। ची लिन
चीनी यूनिकॉर्न को चीलिन, काइलिन, ओरिकिलिन कहा जाता था और ये दिखने में यूरोपीय यूनिकॉर्न से बहुत अलग था। इस ओरिएंटल प्राणी का सिर ड्रैगन का, पूंछ बैल की और शरीर हिरन का था। इसकी त्वचा लाल, पीली, नीली, सफेद और काली थी। ये रंग चीलिन के 5 तत्वों अग्नि, जल, लकड़ी, धातु और पृथ्वी के साथ जादुई संबंध का प्रतीक थे। उन्होंने कहा कि यह प्राणी बकरी से बड़ा नहीं था, लेकिन भयंकर था और इसमें बहुत ताकत थी। जब यह आवाज करता था तो ये घंटियों की तरह लगता था। चीनी किंवदंती कहती है कि यह यूनिकॉर्न 1000 साल तक जीवित रहा और दूर से चीन आया था। चीनी इसे सबसे बढ़िया जानवर मानते थे और पश्चिमी संस्कृतियों की तरह इसका शिकार नहीं करते थे। बाद में इसे प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया। उच्च जन्म और अच्छे चरित्र के कारण यह उच्च पदस्थ सेना अधिकारियों का प्रतीक बन गया। चीनी यूनिकॉर्न की कई जीवित तस्वीरें या मूर्तियां हैं, जबकि चीलिन का लिखित विवरण काफी सुसंगत है। कलात्मक चित्रण अलग अलग हैं। कागज पर चीनी स्याही से बनी एक तस्वीर एक सींग वाले चीलिन की है, जिसका शरीर और पैर शेर जैसे हैं, खुर नहीं है, एक सींग है और सिर के चारों ओर ऊपर की ओर खड़ा, पंखदार, ज्वाला जैसा अयाल है। कभी कभी इसे 2 सींगों के साथ दिखाया जाता था। चीन में चिंग राजवंश के उत्तरार्ध के इन चित्रों में से एक में 2 शाखाओं वाले सींग, एक विस्तृत दाढ़ी, खुर और शरीर और पैरों को ढकने वाले पंख जैसे तराजू वाले प्राणी को दिखाया गया है। एक क्लोइजन आकृति चीलिन को 2 शाखाओं वाले सींग, एक घुमावदार दाढ़ी, एक पतली पूंछ जिसके अंत में एक रोएदार सिरा है और एक छोटा, मृग जैसा शरीर है। चीन और जापान दोनों में नर को की या ची कहा जाता था और मादा को लिन या रिन। प्रजाति के बारे में सही ढंग से बात करने के लिए कोई चीलिन कहेगा। इसे सभी स्थलीय जानवरों में सबसे उत्तम माना जाता था। प्राचीन चीनी पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि पहले मनुष्य पानकू को अराजकता की मूल स्थिति से ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाने में सदियां लग गईं। 4 विशेष जानवर ड्रैगन, कछुआ, फीनिक्स और चीलिन ने उनके काम में उनकी मदद की। इन्हें भाग्यशाली जानवर माना जाता था। जब पानकू की मृत्यु हुई तो उसका शरीर दुनिया बन गया और ये जीव अपने अपने स्थान की तलाश करने के लिए स्वतंत्र थे। ड्रैगन समुद्र में चला गया, कछुआ दलदल में और फीनिक्स सूखी जमीन पर। चीलिन हरे भरे जंगलों में भाग गया जहां वह केवल विशेष अवसरों पर ही मनुष्यों के सामने प्रकट हुआ। हालांकि इन जानवरों के क्षेत्रों का वर्णन मानवीय शब्दों में किया गया है, लेकिन चीनी कहते हैं कि वे छिपे हुए क्षेत्रों में रहते हैं जहां मनुष्यों के संपर्क से उनकी विशेष शक्तियां कम नहीं होंगी। चीलिन के प्रकट होने के केवल 2 कारण हैं। एक भविष्य सूचक प्राणी के रूप में ये जंगल में एक पर्यवेक्षक को तब दिखाई देगा जब एक अच्छे नेता के शासन में समय शांतिपूर्ण और समृद्ध होगा। ये तब भी दिखाई देगा जब एक महान नेता मरने वाला होगा। सम्राट फूशी ने 280 बीसी के आसपास पीली नदी के किनारे बैठे हुए चीलिन को देखा था। उन्होंने लिखा है कि चीलिन बछड़े की तरह दिखता था, लेकिन उसमें चमक थी ड्रैगन की तरह तराजू। उसके माथे पर चांदी का सींग था। उसकी पीठ पर जादुई चिन्ह थे। फूशी ने उन्हें ध्यान से कॉपी किया। इन चिन्हों और सितारों की गति के अपने ज्ञान के साथ उसने पहली लिखित चीनी भाषा बनाई। जैसे ही चीलिन कीचड़ भरे पानी से गुजरा, नदी साफ हरे कांच की तरह हो गई। वह प्राणी सम्राट के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने एक चट्टान पर 3 बार अपने खुरों को पटका और मठ की घंटी जैसी आवाज में चिल्लाया। चीलिन को बाद के सम्राट हुआंगती ने भी अपनी मृत्यु के समय देखा था। उनके कुछ उत्तराधिकारियों ने भी इस जीव की झलक देखी थी। चिंगतसे नामक एक युवती ने 2000 साल बाद इस जीव को देखा जब वह एक प्राचीन मंदिर में पूजा कर रही थी। चीलिन ने उसे हरे रंग का जैड का एक टुकड़ा दिया और भविष्यवाणी की कि वो एक बेटे को जन्म देगी जो एक महान लेकिन सिंहासनहीन राजा बनेगा। बाद में वह कुंग फू सेज या कन्फ्यूशियस की मां बनी। ये भी कहा जाता है कि जब कन्फ्यूशियस की मृत्यु हुई तो यूनिकॉर्न फिर से प्रकट हुआ। कन्फ्यूशियस के 400 साल बाद हान राजवंश के सम्राट वूती ने अपने महल के मैदान में एक शुद्ध सफेद चीलिन की एक झलक देखी।
वो इस छोटी सी मुलाकात से इतना उत्साहित था कि उसने प्राणी के सम्मान में एक विशेष शिवालय बनवाया और उम्मीद जताई कि वह वापस लौट आएगा। हालांकि उसने उसे फिर कभी नहीं देखा। चीनी कहते हैं कि ची लिन अब दिखाई नहीं देता क्योंकि चीन के नेताओं में अब कोई गुण नहीं रह गया है। हालांकि वे अभी भी कहावत का इस्तेमाल करते हैं, यूनिकॉर्न का खुर आपके लिए सौभाग्य लेकर आए। मनोवैज्ञानिक गुण, सकारात्मक गरिमा, अच्छा चरित्र, अच्छाई की रक्षा में उग्रता, महान आध्यात्मिक शक्ति केवल विशेष अवसरों पर ही प्रकट होता है। नकारात्मक वह व्यक्ति जो दूसरों की योजनाओं या आशाओं के बारे में विनाश और निराशा की भविष्यवाणी करना पसंद करता है। जादुई गुण, सौभाग्य, 5 तत्वों से संबंध, भविष्यवाणी। की रिन, जापानी यूनिकॉर्न के एक रूप को की रिन कहा जाता है और यह जापानी यूनिकॉर्न के समान है। चीनी लोगों द्वारा वर्णित ये प्राणी, इस एकाकी प्राणी के बारे में कहा जाता था कि यह गरिमापूर्ण कदमों से चलता था या कभी कभी चलते समय उछलता भी था। 8वीं शताब्दी के हाथीदांत के एक प्लेक्ट्रम पर की रिन का एक जापानी चित्रण, एक घोड़े जैसा शरीर, एक सींग और उसके सामने के कंधों और पार्श्वों पर ज्वाला जैसे पंख वाला प्राणी दिखाता है। कि रिन का कोट नाजुक पंखों या पंख जैसे तराजू से बना होता है, जो या तो चमकीले सुनहरे भूरे रंग के होते हैं या केवल सुनहरे रंग के होते हैं। इसकी अयाल और पूंछ गहरे सुनहरे रंग की होती है, जैसे कि इसके सींग और खुर। आंखें एक सुंदर नीले बैंगनी या गर्म धूप भूरे रंग की होती हैं। बौद्ध मंदिर चित्रकला और मूर्तियों में भी यूनिकॉर्न का प्राच्य प्रकार दर्शाया गया है। मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, देखी ची लिन। जादुई विशेषताएं, देखी ची लिन। पाप तुम, एक और जापानी यूनिकॉर्न को सिनयू के नाम से जाना जाता है। भयंकर सिनयू एक शेर की तरह दिखता है जिसके बाल घने, गहरे भूरे रंग के होते हैं और एक सींग होता है। इसमें ये जानने की क्षमता भी होती है कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष। ऋषि को यू ने अपने दरबार में आने वाले गंभीर कानूनी मामलों के बारे में सिनयू से सलाह ली। ये प्राणी स्थिर खड़ा रहता और अपनी धूप से चमकती आंखों से दोषी पक्ष को घूरता रहता। फिर अचानक यह अपने सींग से दोषी व्यक्ति के दिल में छेद कर देता। मनोवैज्ञानिक गुण, सकारात्मक निर्दोषता स्थापित करना, नैतिक और आध्यात्मिक नियमों के भीतर काम करना। नकारात्मक निर्णय लेने में बहुत जल्दी। जादुई गुण, ये जानना कि कोई झूठ बोल रहा है या नहीं, दोषी को न्याय के कटघरे में लाना। कारकादन, अरब और प्राचीन फारस में एक और प्रकार का यूनिकॉर्न रहता था जिसे करकदान कहा जाता था। कभी कभी इसे हिरन, घोड़े या भेड़ जैसा बताया जाता था। मृग, अन्य समय में कहा जाता था कि इसका शरीर गैंडे जैसा है, पूंछ शेर जैसी है तथा खुरपीले हैं तथा माथे पर एक काला अर्धचंद्राकार सींग है। किंवदंती के अनुसार इसका जन्म अपनी मां के शरीर को चीरकर हुआ था। इसलिए अरब और फौसियों ने कहा कि करकदान युद्धप्रिय, हिंसक जानवर था जो युद्ध में तुलना से परे क्रूर था। इसके आक्रामक स्वभाव और इसकी तेज, कर्कश आवाज के कारण सभी जीवित प्राणी इसे अकेला छोड़ देते थे। फिर भी इसके मांस, वसा और सींग में चमत्कारी उपचार और सुरक्षात्मक शक्तियां मानी जाती थीं। उस क्षेत्र में रहने वाले लोग, जिसे कभी अबिसिनिया के नाम से जाना जाता था, यूनिकॉर्न के बारे में जानते थे। फ्राय लुइस डी उरेटा ने लिखा है कि यूनिकॉर्न उस क्षेत्र में रहते थे जिसे चंद्रमा के पर्वत के नाम से जाना जाता था। बाद में उस क्षेत्र में रहने वाले अरबों को भी इन जीवों पर गहरा विश्वास था और वे उनके बारे में कहानियां सुनाते थे। प्राचीन मैसेडोनियन मानते थे कि सिकंदर महान की सवारी बुसेफालस एक गेंडा था। जिन रईसों ने जानवर को पकड़ा और सिकंदर के पिता फिलिप के पास ले गए, उन्होंने इसे करकदान कहा। हालांकि इस जानवर के बारे में कहा जाता था कि इसका शरीर घोड़े जैसा था और इसके सिर पर एक सीधा सींग था, जबकि करकदान में एक अर्धचंद्राकार सींग था। जब उसके पिता और कई अन्य लोग इस जानवर की सवारी करने में विफल रहे, तो सिकंदर ने उससे धीरे से बात की, फिर उस पर सवार होकर चला गया। अपने सभी सुदूर पूर्वी अभियानों के दौरान बुसेफालस उनकी बहुमूल्य सवारी बनी रही। मनोवैज्ञानिक गुण, सकारात्मक खुद की रक्षा करने की आंतरिक शक्ति होना। नकारात्मक एक व्यक्ति जो हिंसक प्रकृति का है, जो परेशान करना,
अशांति पैदा करना पसंद करता है, यहाँ तक कि अन्य लोगों के बीच हिंसा और घृणा पैदा करना पसंद करता है। जादुई गुण, उपचार, सुरक्षा। बकरी यूनिकॉर्न। मिस्र में 2 तरह के यूनिकॉर्न पाए जाते थे। फिजियोलॉग्स, जो दूसरी और 5वीं शताब्दी के बीच मिस्र में रहता था, ने एक बेस्टियरी लिखी जिसमें उसने यूनिकॉर्न का वर्णन किया। सामान्य यूनिकॉर्न के अलावा उसने एक और यूनिकॉर्न भी लिखा। एक अन्य प्रकार का वर्णन किया गया है जो दाढ़ी और फटे खुरों वाले बकरी के आकार का था। हालांकि एक विश्वकोशाकार ब्रूनेट और लैटिनी ने घोड़े जैसे यूनिकॉर्न और एक विशाल एक सींग वाले बकरे के बीच एक विस्तृत अंतर बताया जिसे उन्होंने एलिसेरियन कहा। आज के समय में सबसे मशहूर सर्जरी से बदला हुआ बकरी यूनिकॉर्न है जिसे ओटर और मॉर्निंग ग्लोरी गजेल ने पाला है। यह एक आम बकरी के आकार का है और काफी खूबसूरत है। मनोवैज्ञानिक गुण, सकारात्मक। यूनिकॉर्न देखें। नकारात्मक, अपनी शारीरिक वासनाओं को संतुष्ट करने के लिए यूनिकॉर्न के गुणों का उपयोग करना। जादुई गुण, दृढ़ संकल्प, सौम्यता। पंखों वाला समुद्री यूनिकॉर्न। हिरलड्री का पंख वाला समुद्री यूनिकॉर्न एक अजीब मिश्रित प्राणी है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी है। इसे घोड़े के अगले हिस्से, सिर और अगले पैरों के साथ दिखाया गया है। पीछे की तरफ एक मछली की पूंछ और उसके सिर पर एक यूनिकॉर्न का सींग है। हालांकि इसके आगे के कंधों पर पंख भी हैं। पंख वाले समुद्री यूनिकॉर्न के साथ काम करने से आपको गहरे जादुई काम के लिए अपनी भावनाओं को तैयार करने में मदद मिल सकती है। मनोवैज्ञानिक गुण, सकारात्मक, जो सकारात्मकता को जोड़ सकता है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण के लिए यूनिकॉर्न और पेगासस के गुणों का उपयोग करें। नकारात्मक, वह व्यक्ति जो दूसरों की भावनाओं से छेड़छाड़ करता है।